लाख ठोकरें खाकर भी लाख ठोकरें खाकर भी हम मुकम्मल खड़े हैं। लाख ठोकरें खाकर भी हम मुकम्मल खड़े हैं। देख जिंदगी मेरे हौसले कितने बड़े हैं। जोहार दोस्तों, आप सबका सरे पाठशाला में स्वागत है। और हम लोग का जो आंसर राइटिंग का सेशन चल रहा था, बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है। बहुत ही लोगों को जो है मोटिवेशन भी मिल रहा है, फ़ायदा भी हो रहा है और कंटेंट भी मिल रहा है। तो दोस्तों, आप सबका इतना कम टाइम में प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम लोगों ने पेपर 3 स्टार्ट किए थे आंसर राइटिंग का, जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी था, कंप्लीट हो गया है। पेपर 4 पॉलिटी पीए कंप्लीट हो गया है। पेपर 5 जो इंडियन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है जेपीएससी मेंस का, वो हम लोग स्टार्ट किए हैं। इसको भी जल्दी से हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर आएंगे हम लोग साइंस में। दोस्तों, कंटिन्यू बेसिस पे मेरा प्रयास रहेगा आपके बीच आंसर राइटिंग का सेशन लेके आने का। और आप लोग का फिर से शुक्रिया इतना प्यार और सम्मान देने के लिए। दोस्तों, इकोनॉमिक्स का जो पेपर था, पेपर 5, इसमें हम लोग जो है पहला क्लास में पूरा ऑब्जेक्टिव ले लिए थे। और इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, हम लोग आंसर राइटिंग का सेशन पूरा कंप्लीट कर चुके थे यहाँ तक। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन सी का, भारत में कृषि बाजार के दोषों की समीक्षा कीजिए, इसके निदान के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, वो आप आंसर राइटिंग शुरू से कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 से। और जो पुराने हैं और या नए दोनों जो है भाई, आप लोग कमेंट कीजिएगा झारखंड में किस कोना से हैं, कहाँ से हैं आप, आपका यहाँ का वीडियो से फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंटेंट जो मिल रहा है आपके लिए कितना उपयोगी है। यदि आपको लगता है कि कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो वीडियो को लाइक शेयर तो कीजिए। उन लोगों तक पहुँचाइए जिनको जेन्युइन ज़रूरत है, जिनको ना जेपीएससी में अधिकारी बनना है और उनके पास कंटेंट नहीं मिल पा रहा है। खास करके हिंदी मीडियम के बच्चे के पास ना कंटेंट का अभाव रहता है। हम जितना सारा आंसर राइटिंग करवाते हैं दोस्तों, वो सब कहीं ना कहीं आप देखिएगा यूपीएससी से आपको उसका झलक मिलेगा। मेरा टारगेट ही रहता है कि जेपीएससी को टारगेट नहीं रखना है, टारगेट रखना है यूपीएससी को। यदि हम यूपीएससी का टारगेट रखेंगे ना, तो जेपीएससी अपने आप निकल जाएगा। मेरा हर एक आंसर राइटिंग में आपको झलक मिलेगा यूपीएससी का। तो हम मेरा जो सपना है ना कि भाई जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सिर्फ जेपीएससी के बारे में ही क्यों सोचें, हमेशा यूपीएससी का कंटेंट डाल देना। यदि आप यूपीएससी कंटेंट डालिएगा ना, तो आपको जेपीएससी में नंबर ज़्यादा आएगा। थोड़ा हार्डवर्क है, मेहनत ज़्यादा है, कंटेंट को तैयार करने में इस गर्मी में बहुत टाइम लगता है, लेकिन किया जा रहा है आप लोग के लिए। तो भाई बनता है, एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट तो बनता है। और मेरा भी प्रयास रहेगा दोस्तों आप सबके लिए कि यहाँ से कंटिन्यू बेसिस पे एक क्वेश्चन कम से कम तो अपलोड कर दिया जाए। तो दोस्तों चलिए, बिना किसी देरी का हम लोग जो है आंसर राइटिंग का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। और आज का जो क्वेश्चन है आप देख पा रहे होंगे, यही क्वेश्चन है। भारत में कृषि बाजार सिलेबस में आप देखिएगा, सिलेबस में मिल जाएगा आपको। मेरे पास भी सिलेबस है, एक मिनट, हाँ ये सिलेबस है। अब सिलेबस में जाइएगा इकोनॉमिक्स में, पेपर 5 में, ये पेपर 5 हो गया इकोनॉमिक्स में। इसमें जाइएगा सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपका बाजार मिलेगा, यहाँ पे कृषि क्षेत्र में सुधार, यहीं से लिया गया क्वेश्चन को एराइज किया गया दोस्तों। और आप जो है चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का आंसर राइटिंग का सेशन। तो चलिए, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए और सबका जोहार। भारत में कृषि बाजार के दोषों की समीक्षा कीजिए, इसके निदान के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। एग्जामिन द डिफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया, व्हाट स्टेप आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव देम। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें पढ़ेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन। जो क्वेश्चन का मेन बॉडी है, भारत में कृषि बाजार के प्रमुख दोष। फिर जो अगला जो मेन बॉडी है, भारत में कृषि बाजार के दोषों को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम। उसके बाद जो है आगे की राह, मैंने सुझाव या वे फॉरवर्ड। और अंतिम में पढ़ेंगे कंक्लूजन, जिसमें एक स्लोगन भी डाल दिया गया, बहुत बढ़िया तरीका से फ्रेमिंग कर दिया गया। अब देखिए, इसको ना जो है समझिए, बहुत आसान शब्दों में लिखा गया है और अपने शब्दों में लिखा गया, कोई किताबी भाषा का यहाँ पे यूज नहीं किया गया। जब भी आप आंसर राइटिंग कीजिएगा तो अपना भाषा का यूज कीजिएगा। किताबी भाषा लिखिएगा तो जो एग्जामिनर है, कोई जो कॉपी आपका चेक करेगा, वो जान जाता है कि ये जो है ये आपका लिखा हुआ नहीं है। आप कहीं जो कोई नोट्स से या फिर कहीं सब जुगाड़ करके लिखे हैं, चीटिंग करके लिखे हैं। तो कोई भी चीज़ को अपनी भाषा में लिखने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, भारत में कृषि बाजार के दोषों की समीक्षा कीजिए, इसके निदान के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। क्वेश्चन यही है। अब प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। भारत कृषि विपणन एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रणाली देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा की रीढ़ है। क्या है? भारत कृषि विपणन एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रणाली देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा का रीढ़ है, जिसमें देश का लगभग 45 से 50% कार्यबल लगा हुआ है। किसमें है? तो आपका एग्रीकल्चर में।
भारत खाद्य विपणन एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रणाली देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा की रीढ़ है, जिसमें देश का लगभग 45 से 50% कार्यबल लगा हुआ है। हालांकि वर्तमान कृषि विपणन व्यवस्था ढांचागत कमजोरियों और बाजार की अक्षमताओं से ग्रस्त है। क्या है कि अभी जो प्रॉब्लम है, हालांकि वर्तमान में करंट टाइम में कृषि विपणन यानी कृषि मार्केटिंग व्यवस्था और ढांचागत कमजोरियों और बाजार की अक्षमताओं से ग्रस्त है, जिसके कारण किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। वर्ष 2026 करंट डेटा वर्ष 2026 की हालिया आर्थिक रिपोर्टों के अनुसार भारत में कृषि नीति अब केवल उत्पादन बढ़ाने प्रोडक्शन बढ़ाने के बजाय बाजार सुदृढ़ीकरण और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक मार्केट पावर पर केंद्रित हो रही है। देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया है उसी के अनुरूप आसान भाषा में कम शब्दों में लिख दिया गया। इंट्रोडक्शन को पहले समझते हैं बढ़िया से। भारत कृषि विपणन एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रणाली देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा की रीढ़ है, जिसमें देश का लगभग 45 से 50% कार्यबल लगा हुआ है। हालांकि वर्तमान कृषि विपणन व्यवस्था ढांचागत कमजोरियों और बाजार की अक्षमताओं से ग्रस्त है, जिसमें के कारण किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। वर्ष 2026 की हालिया आर्थिक रिपोर्टों के अनुसार भारत में कृषि नीति अब केवल उत्पादन बढ़ाने के बजाय बाजार सुदृढ़ीकरण और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक यानी मार्केट पावर पर केंद्रित हो रही है। अब ये था ना आपका इंट्रोडक्शन। अब यहाँ आराम से लिख दिया गया इंट्रोडक्शन को। अब जो भी आपका मेन बॉडी है वहाँ आएंगे, 6 पॉइंट में लिखा गया है। भारत में कृषि बाजार के प्रमुख दोष मध्यस्थों की लंबी श्रृंखला यानी बिचौलियों की लंबी श्रृंखला, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, सेकंड नंबर पॉइंट है। एपीएमसी या एएमपीसी दोनों एक ही, हम आपको आगे समझाएंगे आपको। मंडियों का एकाधिकार, बाध्यकारी बिक्री, को वेब घटना, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जानना है आपको। ई नेम क्रियान्वयन में चुनौतियाँ, क्या क्या बोले आपको, मध्यस्थों की लंबी श्रृंखला, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, एपीएमसी यानी एएमपीसी मंडियों का एकाधिकार, बाध्यकारी बिक्री, को वेब घटना, ई नेम क्रियान्वयन में चुनौतियाँ। अब ये 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट को डील करेंगे आसान शब्दों में और विथ फैक्ट और करंट डाटा के साथ। मध्यस्थों की लंबी श्रृंखला क्या है, मध्यस्थों की लंबी श्रृंखला, मध्यस्थ में होता है बिचौलिया, जिसको बोला जाता है, आप बोल सकते हैं बिचौलिया को हम लोग बोलते हैं दलाल, वो मध्यस्थों की लंबी श्रृंखला। खेत से लेकर उपभोक्ता की थाली तक, खेत से लेकर, देखिए तो आसान वर्ड है, खेत से लेकर उपभोक्ता की थाली तक, फार्म टू फॉर्क, फार्म टू फॉर्क। आप हमेशा करंट अफेयर्स जो आप पढ़ते हैं न्यूज़पेपर जरूर पढ़िएगा। हम जैसे हम तो दैनिक जागरण पढ़ते हैं हिंदी मीडियम में, अब आप भी देखिए, अब ट्राई कर लीजिएगा, इससे दैनिक जागरण बहुत बढ़िया है, वहाँ कंटेंट बहुत बढ़िया देता है, तो आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर जरूर पढ़िएगा। खेत से लेकर उपभोक्ताओं की थाली तक, फार्म टू फॉर्क। आपूर्ति श्रृंखला अत्यंत लंबी और जटिल है, क्या है, अत्यंत लंबी और जटिल है। आढ़ती, आढ़ती मतलब दलाल होता है, मीडिएटर होता है। आढ़ती थोक व्यापारी और खुदरा विक्रेताओं की इस श्रृंखला के कारण उपभोक्ता जो कीमत चुकाता है उसका एक बहुत छोटा हिस्सा ही किसान तक पहुंचता है। एकदम आराम से समझिएगा, आपको समझा रहे हैं कि खेत से लेकर उपभोक्ताओं की थाली तक, फार्म टू फॉर्क, ये सब वर्ड लिखिएगा। इसे वर्ड लिखने से क्या होगा, आपका नंबर ना बढ़ेगा। आपूर्ति श्रृंखला अत्यंत लंबी और जटिल है। आढ़तीय, थोक व्यापारी और खुदरा विक्रेताओं की इस श्रृंखला के कारण उपभोक्ता जो कीमत चुकाता है, जो हम कीमत चुकाते हैं, सपोज दैट कि हम कोई चावल लिए 60 रुपये के जी, तो किसान के पास 60 रुपये नहीं पहुंच रहा है, उसका 1/3 ही पहुंचता है, 20-25 में नहीं पहुंच पाता है। बाद बाकी जो मीडिएटर ले लेता है, आपका व्यापारी ले लेता है, खुदरा विक्रेता लेता है, या फिर जो एडवर्टाइज करता है वो ले लेता है, के कारण उपभोक्ता जो कीमत चुकाता है उसका एक बहुत छोटा हिस्सा ही किसान तक पहुंचता है। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। अब इसी में ना जो करंट फैक्ट हम डाल दिए हैं, विभिन्न आर्थिक अध्ययनों के अनुसार, विभिन्न आर्थिक अध्ययनों के अनुसार फलों और सब्जियों के मामले में उपभोक्ताओं द्वारा चुकाई गई कीमत का केवल 30 से 40% हिस्सा ही किसान को मिल पाता है। देख रहे हैं कि विभिन्न आर्थिक अध्ययनों के अनुसार फलों और सब्जियों के मामले में उपभोक्ताओं द्वारा चुकाई गई कीमत का केवल 30 से 40% हिस्सा ही किसान को मिल पाता है। ये हो गया आपका जो फैक्ट डाल दिया हम। अब सेकेंड नंबर पॉइंट में आइए सीधा, बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव, बुनियादी ढांचे का अभाव कहाँ यही है। भारत में कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटेड वैन यानी कोल्ड चेन ट्रक्स और आधुनिक गोदामों की कमी है। क्या है, भारत में कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटेड वैन और आधुनिक गोदामों की कमी है। इसके कारण विशेष रूप से जल्दी खराब होने वाली फसलें, खास करके फल और सब्जी, मंडियों तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाता है। देखते होंगे हमारे घर के आसपास भी, हम लोग यहाँ झारखंड में टमाटर बहुत होता है, तो टमाटर देखते हैं जब होता है उस समय बरसात के दिन में क्या होता है, आदमी औने पौने दाम में बेच देगा या फेंक देगा, रोड में फेंक देता है। क्यों, क्योंकि वो मिल ही नहीं पाता। 1 रुपये 2 रुपये के जी बेचने से बढ़िया किसान सोचता है इतना मेहनत किए हैं तो फेंक देंगे, लेकिन हम 1-2 रुपये के जी बेचेंगे नहीं। रीजन वही है कि भारत में कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटेड वैन यानी कोल्ड चेन ट्रक्स और आधुनिक गोदामों की क्या कमी है। इसके कारण विशेष रूप से
जल्दी खराब होने वाली फसलें, खास करके फल और सब्जी, मंडियों तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाता है। अब देखिए फैक्ट डाल दिए क्या। आधिकारिक अनुमानों के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष लगभग 92,000 करोड़ रुपए का मूल्य भोजन या फिर कृषि उत्पाद बर्बाद हो जाता है। क्या है? आधिकारिक अनुमानों के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष लगभग 92,000 करोड़ रुपए मूल्य का भोजन या कृषि उत्पाद बर्बाद हो जाता है। कुल उत्पादित बागवानी फसल, जो हम लोग बागान में उपजाते हैं फसल, बागवानी फसल का लगभग 15 से 20% हिस्सा है बाजार पहुंचने से पहले खराब हो जाता है। ये दोनों कंटेंट, दोनों फैक्ट ना हम दैनिक जागरण से लिए हैं। ये हमको मिल गया था, हम पढ़ रहे थे, उसको हम लिख रहे थे डायरी में। इस तरह आप भी डायरी रखिएगा, जो भी आपको फैक्ट मिलेगा ना, देखिए हम डायरी रखे हैं, आपको जो भी फैक्ट मिलता है इस तरह हम कंटिन्यू बेसिस पर, हमें आप दिख रहा होगा यहाँ पे, हम उसको ना नोट आउट कर लेते हैं ताकि हमको काम दे बाद में। तो जब आंसर राइटिंग करते हैं तो वहाँ से हम कंटेंट ले लेते हैं। तो आधिकारिक अनुमानों के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष लगभग 92,000 करोड़ रुपए मूल्य का भोजन या कृषि उत्पाद बर्बाद हो जाता है। कृषि उत्पादित बागवानी फसलों का लगभग 15 से 20% हिस्सा बाजार पहुंचने से पहले ही खराब हो जाता है। ये आपका सेकंड नंबर पॉइंट। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, जितना कंटेंट चाहिए उतना लिख दिया गया, जितना मतलब चाहिए उतना ही लिखा गया, आलतू फालतू कोई भी चीज़ यहाँ लिखा गया। आप भी जब आंसर राइटिंग कीजिएगा साफ सुथरा लिखिएगा, काट छाट कम कीजिएगा और जितना हो सके कंटेंट पे काम कीजिएगा, आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा। AMPC या फिर देखिए यहाँ पे दोनों हो जाएगा, AMPC या फिर APMC, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। मंडियों का एकाधिकार, कृषि बाजार मुख्य रूप से राज्य कृषि उपज विपणन समिति यानी AMPC, एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोडक्शन कमेटी। कृषि बाजार मुख्य रूप से राज्य कृषि उपज विपणन समिति अधिनियमों द्वारा संचालित होते हैं। क्या होता है कि आपका कृषि बाजार मुख्य रूप से राज्य कृषि उपज विपणन समिति अधिनियमों द्वारा संचालित होते हैं। इन मंडियों में व्यापारियों और आढ़तियों यानी कि कमीशन एजेंट का दबदबा है। क्या, फिर समझिए, कृषि बाजार मुख्य रूप से राज्य कृषि उपज विपणन समिति अधिनियमों द्वारा संचालित होते हैं। इन मंडियों में व्यापारियों और आढ़तियों यानी कमीशन एजेंट का दबदबा है। वे आपस में गुटबंदी कर लेते हैं। कौन कौन? जो कमीशन एजेंट है और व्यापारी गुटबंदी कर लेते हैं आपस में, जिससे मुक्त प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है। मतलब जो किसान है उसके पास कंपटीशन नहीं रहा कि यहाँ हम बेचेंगे, यहाँ बेचेंगे, यहाँ बेचेंगे, यहाँ नहीं, एक ही ऑप्शन है कि आपको यहीं पे देना है, और किसान औने पौने दाम पर फसल बेचने को मजबूर होते हैं। ये हो गया रीजन। AMPC मंडियों का एक अधिकार, कृषि बाजार मुख्य रूप से राज्य कृषि उपज विपणन समिति अधिनियमों द्वारा संचालित होते हैं। इन मंडियों में व्यापारियों और आढ़तियों का दबदबा है। वे आपस में गुटबंदी कर लेते हैं, जिससे मुक्त प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है और किसान औने पौने दाम पर फसल बेचने को मजबूर हो जाते हैं। ये हो गया आपका थर्ड नंबर पॉइंट। कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें थोड़ा सा जो हम फैक्ट और डालें, ये तो हो गया आपका पॉइंट को हम डील कर दिए। अब यहाँ एक फैक्ट हम डालें जो बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब फैक्ट डालना बहुत जरूरी है। ये सब फैक्ट से ही आपका ना एक आंसर राइटिंग जो है आपका लगे UPSC टाइप का मेरा आंसर राइटिंग हुआ है। देखिए ना, देश में औसतन एक AMPC मंडी लगभग 400 से 500 किलोमीटर क्षेत्र में को कवर करती है। क्या है? अभी वर्तमान में देश में औसतन एक AMPC मंडी लगभग 400 से 500 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र पर को कवर करती है। जबकि राष्ट्रीय किसान आयोग, देखिए फैक्ट है, जबकि राष्ट्रीय किसान आयोग स्वामीनाथन समिति ने सिफारिश की थी कि प्रत्येक 80 किलोमीटर स्क्वायर पर एक मंडी होनी चाहिए। कितना? प्रत्येक आपका जो है 80 किलोमीटर स्क्वायर पर एक मंडी होना चाहिए। कौन बोला है? तो स्वामीनाथन कमेटी, राष्ट्रीय किसान आयोग के द्वारा बोला गया ये बात। अब देख रहे, ये जो फैक्ट है ना पूरा UPSC लेवल का है। ये आपको जब JPSC का आप कंटेंट देखेगा हिंदी मीडियम में, आपको ये सब जल्दी झलक नहीं मिलेगा। आप जो यहाँ देख रहे हैं ये सब कंटेंट आप यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि हम डायग्राम बना के लिखे हुए हैं, ये सब कंटेंट आपको JPSC आंसर राइटिंग में बहुत कम ही लोगों को देखने को मिलेगा। जो तैयारी कर रहा है UPSC का वही सबसे कंटेंट को डालता है, और खास करके हिंदी मीडियम में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं आपके बीच अपना और आंसर राइटिंग को बढ़िया से करने का, ताकि आपका जो है ना नंबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। बाध्यकारी बिक्री क्या है? बाध्यकारी बिक्री 4 नंबर पॉइंट है। भारत के लगभग 86% किसान लघु एवं सीमांत है, स्मॉल एंड मार्जिनल। आप जानते होंगे कि भारत के लगभग किसान जो है जिसकी भूमि 1 या 2 एकड़ से कम है, यानी क्या है, वे सीमांत किसान है या फिर लघु किसान है। भारत के लगभग 86% किसान लघु एवं सीमांत यानी स्मॉल एंड मार्जिनल श्रेणी में आते हैं। उनके पास फसल को रोकने की वित्तीय क्षमता या संस्थागत ऋण नहीं होता। फसल को रोकने का मतलब क्या होता है? जो फसल जो उपजाए हैं वो लंबा टाइम तक रोक नहीं पाता है, वो जल्दी बेचने के लिए मजबूर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो कर्जा लिया रहता है इसलिए, या फिर उसके बाद पैसा नहीं है घर चलाने के लिए, इसके लिए। तो उनके पास फसल को रोकने की वित्तीय क्षमता या संस्थागत ऋण नहीं होता। कर्ज चुकाने और अगली फसल की बुआई के लिए वे कटाई के तुरंत बाद
अपनी उपज बेचने को मजबूर होते हैं। जो फसल हमारा हुआ है, धान ही हो गया है या गेहूँ हुआ है, वो क्या है कि जैसे ही आता है फसल कटता है उसको जल्दी में बेचना पड़ता है ताकि वो अगला फसल लगा पाए या जो ऋण लिए उसको चुका पाए। ये दोनों रीज़न होता है। इस कारण से क्या है कि जल्दी बेचने पे मजबूर होते हैं छोटे किसान। बड़े किसान तो रोक लेते हैं। अब कोब वेब घटना, ये ना जो फैक्ट है, ये पूरा यूपीएससी का फैक्ट है। जब हम अभी अध्ययन कर रहे थे तो हमको ये फैक्ट मिला। हमको लगा ना ये सब पॉइंट ना जल्दी कोई लिखेगा नहीं, जो लिखेगा ना एग्जामिनर उसको पढ़ेगा, उसको नंबर जरूर देगा। तो आंसर राइटिंग में ये सब फैक्ट को थोड़ा डाला जाता है। कोब वेब घटना, आपका कोब वेब फेनोमेनन। भारत कृषि बाजार में कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखा जाता है। जब किसी वर्ष किसी फसल जैसे प्याज या टमाटर का उत्पादन अधिक होता है तो बाजार में आपूर्ति बढ़ने से कीमतें कोड़ियों के भाव आ जाती है। इसे कोब चक्र कहते हैं। क्या होता है, आप देखते हो किसी साल टमाटर हो गया तो वो 2-4 रुपये किलो बिकेगा, लेकिन यदि नहीं होता है तो 100-150 रुपये किलो चल जाता है। एक बार देख रहा था ना, चिकन ज़्यादा महंगा टमाटर ही हो गया था। रीज़न क्या था कि उस वक्त जो है टमाटर कम हुआ था। तो यही सब रीजन, प्याज भी इस तरह देखते होंगे आप। तो ये रीजन होता है। भारत कृषि बाजार में कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखा जाता है जब किसी वर्ष किसी फसलें मतलब किसी फसल जैसे प्याज टमाटर या और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं का उत्पादन अधिक होता है तो बाजार में आपूर्ति बढ़ने से उसका प्रोडक्शन यदि बढ़ जाता है तो क्या होता है, कोड़ियों के भाव, मैंने बहुत देखिए आसान वर्ड मिल गया, कोड़ियों के भाव आ जाती है। इसे कोब चक्र कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम फैक्ट लिख दिए। क्या लिखे, बाजार सूचना प्रणाली। कोब चक्र होता क्यों है, बाजार सूचना प्रणाली के अभाव के कारण किसान अक्सर बम्पर पैदावार के बाद अपनी फसल को सड़कों पर फेंकने को मजबूर हो जाते हैं। क्या है कि बाजार सूचना प्रणाली, हमको जानकारी नहीं रहता है, अभाव के कारण किसान अक्सर बम्पर पैदावार, अधिक पैदावार के बाद अपनी फसल को सड़कों पर फेंकने को मजबूर होते हैं। इसको यहाँ पे लिख दिया गया। 5 नंबर पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। 6ठा नंबर में क्या है, ई नेम क्रियान्वयन में चुनौतियां। क्या है, ई नेम क्रियान्वयन में चुनौतियां। देखिए, सरकार ने एक राष्ट्र एक बाजार के उद्देश्य से राष्ट्र कृषि बाजार, क्या सरकार ने एक राष्ट्र एक बाजार के उद्देश्य से राष्ट्र कृषि बाजार यानी ई नेम पोर्टल शुरू किया। क्या क्या, सरकार ने एक राष्ट्र एक बाजार के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि, या से आप लिख दीजिएगा, से मेरा छूट गया, उद्देश्य को या से राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल शुरू किया है। लेकिन ढांचागत कमियों, राज्यों के एएमपीसी कानूनों में विसंगतियों और इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण यह अभी भी पूरी तरह प्रभावी नहीं हो पाया। क्या है कि सरकार ने एक राष्ट्र एक बाजार, एक देश एक मार्केट के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नेम पोर्टल शुरू किया, लेकिन ढांचागत कमियों, राज्यों के एएमपीसी कानूनों में विसंगतियां यानी प्रॉब्लम्स और इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता की कमी, जो किसान है वो इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता से दूर है के कारण यह अभी भी पूरी तरह प्रभावी नहीं हो पाया है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन हो गया। ये आपका 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट को बहुत आसान भाषा में करंट डाटा के साथ, फैक्ट के साथ जितना हो सकता है आंसर राइटिंग को और अच्छा बनाने के लिए सब यहाँ पे लिख दिया गया है ताकि आपको और इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट डालने का जरूरत ना पड़े। इतना लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अब समझिए, ये आपका तो हो गया 5 पॉइंट कंप्लीट, 6 पॉइंट कंप्लीट। और यहाँ हम लोग मेन बॉडी का एक सेशन कंप्लीट किए हैं कि भारत में कृषि बाजार के दोषों की समीक्षा कीजिए। ये तो मेन बॉडी का पहला जो काम था ये हो गया। अब इसके निदान माने इसके जो प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, ये हो गया मेरा मेन बॉडी क्वेश्चन का दूसरा जो हम लोग यहाँ पे करेंगे। देखिए, भारत कृषि बाजार के दोषों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम, ये अभी हम लोग करने वाले हैं। इसमें क्या, पीएम धन धान कृषि योजना पहला नंबर पॉइंट पढ़ेंगे, कृषि अवसंरचना कोष दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, 10,000 एफपीओ का गठन ये तीसरा पॉइंट है, ईएनडब्ल्यूआर प्रणाली का एकीकरण और ई नेम का विस्तार, ये 5 पॉइंट है। क्या क्या, पीएम धन धान योजना, कृषि अवसंरचना कोष, 10,000 एफपीओ का गठन, ईएनडब्ल्यूआर प्रणाली का एकीकरण और ई नेम का विस्तार। एक सेकेंड बस थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, बहुत गर्मी है। आगे आते हैं। पहला नंबर में क्या है, पीएम धन धान कृषि योजना पहला पॉइंट है। इसको हम लोग डील करने वाले हैं, कम शब्दों में डील करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है मेरा आंसर राइटिंग अच्छा से फ्रेमिंग हो चुका है। इधर थोड़ा सा वर्ड हम ज़्यादा ले लिए हैं तो थोड़ा यहाँ पे हम लोग कम वर्ड में डील करेंगे ताकि आपका 600 से 700 मैक्सिमम वर्ड में आपका आंसर राइटिंग कंप्लीट हो जाए। पीएम धन धान कृषि योजना बजट 2025-26 में, अभी का जो बजट था में इस नई योजना के तहत, इसका शुरू अभी किया गया, बजट 2025-26 में इस नई योजना के तहत 100 पिछड़े जिलों में ब्लॉक और पंचायत स्तर पर 100 पिछड़े जो पिछड़ा ब्लॉक है और जो है पिछड़े जिलों में ब्लॉक और पंचायत स्तर पर
फसलोपरांत मैंने फसल कटाई के बाद आधुनिक भंडारण स्टोरेज और अवसंरचना विकसित की जा रही है। क्या बोला गया कि आपका बजट 2025-26 में इस नई योजना के तहत 100 पिछड़े जिलों में ब्लॉक और पंचायत स्तर पर फसलोपरांत आधुनिक भंडारण और अवसंरचना विकसित की जा रही है। पहला पॉइंट आपका जो है डील कर दिया गया। दूसरा में क्या है, कृषि अवसंरचना कोष AIF एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, रुपया 1 लाख करोड़ की इस फंड के माध्यम से कोल्ड चेन, छटाई इसको ग्रेडिंग इकाइयों और प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना के लिए वित्त सहायता दी जा रही है। क्या बोला गया है कि 1 लाख करोड़ की इस फंड के माध्यम से, इसमें 1 लाख करोड़ AIF में के माध्यम से कोल्ड चेन यानी कि छटाई इकाइयों और प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना के लिए वित्त सहायता दी जा रही है। आपका जो है गवर्नमेंट जो सपोर्ट कर रही है। 2 नंबर पॉइंट। तीसरा क्या, 10,000 FPO का गठन। क्या है, 10,000 FPOs का गठन। छोटे और सीमांत किसानों को संगठित कर किसान उत्पादक संगठन, क्या है, किसान उत्पादक संगठन, फार्मर आपका प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए जा रहे हैं। छोटे और सीमांत किसानों को संगठित कर किसान उत्पादक संगठन FPOs बनाए जा रहे हैं ताकि उनकी सौदेबाजी की शक्ति यानी कि बार्गेनिंग पावर बढ़ सके। ये हो गया आपका 3rd नंबर पॉइंट आराम से। 4था नंबर पॉइंट क्या है, ENWR प्रणाली का एकीकरण। ENWR प्रणाली का एकीकरण। ENWR यानी इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट। इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट को E-नेम से जोड़ दिया गया। किसे जोड़ दिया गया, E-नेम से जोड़ दिया गया। अभी आगे हम इसको डील करेंगे। जिससे किसान गोदाम में रखे सामान पर आसानी से संस्थागत ऋण यानी बैंक क्रेडिट ले सके। ENWR क्या था कि इसको E-नेम से जोड़ दिया गया। इसका रीजन क्या था कि यदि कोई किसान गोदाम में रखा है अपना सामान तो उसके एवज में, उसके बदले में आपका बैंक से लोन ले सकता है। इससे क्या होगा, संस्थागत लोन। संस्थागत लोन ये भी आपका चैप्टर है बैंकिंग में, पढ़ना है आपको इकोनॉमिक्स में। संस्थागत ऋण क्या होता है कि हमको जो है गवर्नमेंट के थ्रू जो ऋण मिलता है जिसमें ब्याज कम होता है उसको ऋण को बोलते हैं संस्थागत ऋण। गैर संस्थागत क्या होता है कि हम बिचौलिया से ले लिए हैं, गांव का मुखिया से ले लिए हैं, कोई अमीर आदमी से ले लिए हैं, तो देखते हैं मंथली 10% 20% देना पड़ता है हमको ऋण, आपका सब ब्याज तो बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो यही एक रीजन यहाँ पे ENWR इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट क्या है को E-नेम से जोड़ दिया गया है जिससे किसान गोदाम में रखे सामान पर आसानी से संस्थागत ऋण बैंक क्रेडिट ले सकते हैं। अब 5वां नंबर E-नेम का विस्तार। देखिए यहाँ पे हम ना यहाँ भी पॉइंट को हम लिए थे कि E-नेम क्रियान्वयन चुनौती है। E-नेम बहुत जरूरी है, जब भी बाजार आएगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड E-नेम बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है E-नेम का शुरुआत कब किया गया था, भारत सरकार के द्वारा। चलिए तो E-नेम का विस्तार, E-नेम हमेशा लिखिएगा। मार्च 2026 तक, अभी जो करेंट डाटा हम डाल दिए हैं, मार्च 2026 तक E-नेम यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट तक आपका E-नेम तक, आपका मार्च 2026 तक E-नेम तक 2 बार लिख दिया गया। E-नेम देश की 1656 मंडियों को इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा चुका है। क्या मार्च 2026 तक E-नेम देश की 1656 मंडियों को इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा चुका है E-नेम से। इस पर 1.80 करोड़ 1.80 करोड़ से अधिक किसान पंजीकृत है। 1.80 से अधिक किसान क्या है इसमें पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है, जो बिना बिचौलियों के देश भर के खरीदारों को सीधे ऑनलाइन बोली के माध्यम से फसल बेच रहे हैं। माने यहाँ मीडिएटर नहीं है, बिचौलिया नहीं है, कि बिचौलियों के देश भर के खरीदारों, जो बिना बिचौलियों के देश भर के खरीदारों को सीधे ऑनलाइन बोली के माध्यम से फसल बेच रहे हैं, यहाँ कोई मीडिएटर नहीं है। तो क्या है आपका 5वां पॉइंट, E-नेम का विस्तार। मार्च 2026 तक आपका E-नेम देश की 1656 मंडियों को इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा चुका है। इस पर 1.80 करोड़ से अधिक किसान पंजीकृत है, बिना बिचौलियों के देश भर के खरीदारों को सीधे ऑनलाइन बोली के माध्यम से फसल बेच रहे हैं। अब ये हो गया आपका देखिएगा मेन बॉडी कंप्लीट। इंट्रोडक्शन हम लोग ले चुके हैं। मेन बॉडी को हम लोग जो देखिए बढ़िया से फ्रेमिंग कर दिया गया है। हमेशा फ्रेमिंग कीजिएगा, आपका अट्रैक्टिव लगना चाहिए। आंसर राइटिंग देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीके से फ्रेमिंग किया गया है और इसको जो है आसान भाषा में, अपने भाषा में डील कर दिया गया है। अब देखिए आगे की राह, सुझाव, वे फॉरवर्ड। अब जानते हैं ये जो आप यदि इसका वीडियो भी आपको यदि मिलता है गलती से तो वीडियो को ना आप देखिएगा 2 घंटा 3 घंटा में डील करेगा, यानी कि हम प्रयास करते हैं कि आधा घंटा से अंदर जो आपका निपटा दें हम, ताकि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा इफेक्ट मिले। अब कभी कभी थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ता है लेकिन मेरा प्रयास रहता है आधा घंटा 30 मिनट से कोई
भी कंडीशन में ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। लेकिन यदि आप यही से वीडियो आप देखिएगा ना यदि यूट्यूब में, तो आपका 2 घंटा 3 घंटा खींच देगा। तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा आप लोग को भी। आगे की राह, सुझाव, वे फॉरवर्ड, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट यहाँ पे है और यहाँ पे है चौथा पॉइंट। यदि आप इसको ना बिना डील किए भी लिख सकते हैं, यदि आपके पास टाइम नहीं है तो खाली पॉइंट को लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। हम यहाँ पे डील कर दिए हैं ताकि आपको जो समझ में आए कि कैसे लिखा जाता है। देखिए, निजी निवेश को प्रोत्साहन और विनियामक सुधार। क्या है? निजी निवेश को प्रोत्साहन और विनियामक सुधार, यहाँ पे पॉइंट है, इसको डील किया गया है कि कृषि विपणन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए। कृषि को और बढ़ावा देना है तो निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए राज्यों को अपने एपीएमसी कानूनों को ढील देकर निजी मंडियों और सीधे विपणन यानी डायरेक्ट मार्केटिंग को कानूनी रूप से सुगम बनाना हो। क्या बोला गया कि निजी निवेश को प्रोत्साहन और विनियामक सुधार, कृषि विपणन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके लिए राज्यों को अपने एपीएमसी कानूनों को ढील देकर निजी मंडियों और सीधे विपणन यानी डायरेक्ट मार्केटिंग को कानूनी रूप से सुगम बनाना होगा। ये आपका पहला पॉइंट था। अनुबंध कृषि, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सुरक्षित मॉडल। ये ना हम अभी आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि जो है बहुत सारे किसान जो है आंदोलन कर रहे थे, तो वहाँ से इफेक्ट को निकाल लिए थे। अनुबंध कृषि, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और सुरक्षित मॉडल, एक ऐसा पारदर्शी ढांचा तैयार किया जाए जिससे कॉर्पोरेट्स और किसानों के बीच सीधे समझौते हो, कोई मीडिएटर, कोई दलाल नहीं आना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि अनुबंध कृषि, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सुरक्षित मॉडल, ये भी बहुत चर्चा में है। एक ऐसा पारदर्शी ढांचा तैयार किया जाए जिससे कॉर्पोरेट्स और किसानों के बीच सीधे समझौते हो, लेकिन इससे किसानों की भूमि अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा और विवाद निपटान की त्वरित व्यवस्था शामिल हो। ये आपका 2 पॉइंट था। तीसरा क्या? एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का एकीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते होंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भारत सरकार के द्वारा 24 जनवरी 2018 से स्टार्ट किया गया था, आपका यूपी से स्टार्ट किया गया था ये। और सबसे पहले ना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अवधारणा 1979 में आपका जापान लेके आया था। भी याद रखिएगा, जापान लेके आया था। ये सब यहाँ पे लिखना नहीं है, यहाँ पे लिखना है सिर्फ ये सब चीज, एक जिला एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का एकीकरण। प्रत्येक जिले के अनूठे कृषि उत्पाद, अनूठा जो भी वहाँ पे हो रहा है, पेड़ा हो रहा है, आपका कृषि उत्पाद में समझ सकते हैं कि आपका कृषि जैसे हो गया, आपका हम लोग यहाँ होता है केंद, प्यार होता है, जामुन होता है, वो भी कृषि उत्पाद है। कटहल होता है, आम होता है, तो या टमाटर होता है, आपका कहीं देखिएगा आपका परवल होता है, भिंडी होता है। तो प्रत्येक जिले के अनूठे कृषि उत्पाद की ब्रांडिंग और वैश्विक स्तर पर मार्केटिंग की जाए। क्या जाए? प्रत्येक जिले के अनूठे कृषि उत्पाद की ब्रांडिंग और वैश्विक स्तर पर मार्केटिंग की जाए, जिससे भारत कृषि उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा कर सके। ये आपका 3 नंबर पॉइंट था। अब चौथा पॉइंट क्या है? सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक को मजबूत करना। सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक को मजबूत करना। कृषि उड़ान और कृषि किसान रेल, अभी रिसेंटली से लाया गया है। कृषि उड़ान और किसान रेल जैसी योजनाओं का दायरा बढ़ाया जाए। ये देखिए लोकल मार्केट तक ही, मतलब आपका जो बड़े बड़े जो है शहर है वहीं तक इसको जो है गाँव घर तक नहीं ले गया गया है। तो जो ग्रामीण किसान हो कैसे जुड़ पाएंगे? इसके लिए कृषि उड़ान और किसान रेल जैसी योजनाओं का दायरा बढ़ाया जाए ताकि खराब होने वाली वस्तुएं तेजी से उपभोग केंद्रों तक पहुंच सके। ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी कोल्ड स्टोरेज, बड़ा नहीं मिनी कोल्ड स्टोरेज का ग्रिड बनाया जाना चाहिए। क्या बोला गया? कृषि उड़ान और किसान रेल जैसी योजनाओं का दायरा बढ़ाया जाए ताकि खराब होने वाली वस्तुएं तेजी से उपभोग केंद्रों तक पहुंच सके। ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी कोल्ड स्टोरेज का ग्रिड बनाया जाना चाहिए। अब देखिए ये ना आपका पूरा जब एनसीईआरटी को आप लिखिएगा या समझिएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे आपका पूरा आंसर राइटिंग बढ़िया तरीका से कर दिया गया है। जितना सारा फैक्ट हो सकता है डाटा वो भी लिखा गया है, आसान भाषा में लिखा गया है, अपने भाषा में लिखा गया है, कम शब्दों में लिखा गया है। तो आंसर राइटिंग आपको समझना पड़ेगा। 40 नंबर का एक क्वेश्चन है आपका, 30-32 नंबर लाने के लिए ना ये आपको करना पड़ेगा। ये सब हम नहीं बोलते 40 में को 40 ही आ जाएगा, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कम से कम 30-32 तक तो आप पहुंच जाएं। वो उतना नंबर ना बहुत होता है एक क्वेश्चन में। जिससे पूछिए कि जिसका 2-4 नंबर से नहीं हुआ वो बता देगा कि भाई जेपीएससी में होता क्या है। तो उतना लिखना, हम यहाँ पे लिखने के लिए ना इसमें हम इसको हम 10 पेज में लिख देंगे, लेकिन 10 पेज में लिखना नहीं है ना, आपको तो लिखना है आंसर राइटिंग। हम क्या करवा रहे हैं आपको? आंसर राइटिंग करवा रहे हैं। तो आंसर राइटिंग को हम ध्यान में यही रखते हैं कि 600 से 700 वर्ड, मैक्सिमम 700 वर्ड्स, इससे ज़्यादा कभी नहीं होना चाहिए। उतना ही हम जो है आपको लिखने का प्रयास करते हैं। तो यही आपका जो है मेरा मोटो है कि आपका कम से कम शब्दों में कम से कम जो है आपका हार्डवर्क में ज़्यादा से ज़्यादा आपको आउटपुट मिले। तो दोस्तों ये तो आपका हो गया, आप देख रहे होंगे कि इंट्रोडक्शन। फिर क्या हो गया कि आपका ये हो गया आपका
जो दोस्त था, जो आपका मेन बॉडी था, उसको इसको आपका डील कर दिया गया फेट के साथ, करंट डेटा के साथ। फिर क्या था, जो दोस्त जो है गवर्नमेंट किस तरह इसको दूर करेगा, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, क्या योजना लाई है, इसको लिख दें। इसमें बहुत सारा योजना हो सकता है, आप यहाँ पे बहुत सारी योजना डाल सकते हैं। जिन्हें 5 मेन डाल दिए, आप कुछ और भी डाल सकते हैं यहाँ पे। और ये जो आपको डील कर दिया गया कम शब्दों में, उसके बाद जो है आपका हम लोग आगे की राह, वे फॉरवर्ड। यहाँ भी आप हम 4 ही लिए हैं पॉइंट, ताकि आपका आंसर राइटिंग एक अच्छा से हो जाए, बढ़िया से हो जाए, और आप जो है यहाँ पे काम कर लें। यहाँ 5-7 भी आप लिख सकते हैं, आपके पास टाइम है तो, लेकिन हम 4 ही लिए हैं। अब यहाँ पे निष्कर्ष एंड कंक्लूजन। देखिए यहाँ पे हम एक लिए हैं आपका, देखिए एक यहाँ पे, जब तक कोई खेत और बाजार के बीच कोई खाई नहीं पटेगी, जब तक खेत और बाजार के बीच की खाई नहीं पटेगी, तब तक देश की समृद्धि की राह अधूरी रहेगी। देखिए एकदम यहाँ पे एकदम ये वर्ड लिख दिया गया, बहुत सूटेबल वर्ड है, एकदम कृषि से जुड़ा हुआ है। जब तक खेत और बाजार के बीच की खाई नहीं पटेगी, तब तक देश की समृद्धि की राह अधूरी रहेगी। आप भी इस तरह का ना कोटेशन डालिएगा। इस तरह कोटेशन डालने से क्या होगा ना, आपका औरों से नंबर बढ़ेगा। आप बताइए ना कि कोई भी आंसर राइटिंग करेगा, ये सब फैक्ट नहीं डालेगा, ये सब जो कोटेशन नहीं डालेगा उसको मिलेगा भी नहीं जल्दी। और एग्जाम में हड़बड़ी के चक्कर में तो लिख भी नहीं पाता। ये सब पहले का प्रिपरेशन है, आपको पहले से में काम करना पड़ेगा। तो ये सब कोटेशन डालिएगा ना, आपका आंसर राइटिंग ना बहुत स्टैंडर्ड लेवल में चला जाएगा, और आपका नंबर ना औरों के कंपेयर में बहुत ज़्यादा नंबर मिलेगा। देखिए आंसर राइटिंग में ना हमेशा हम बताते हैं आपको कि इंट्रोडक्शन लिखिएगा कम शब्दों में, आसान शब्दों में, और इतना लिखिएगा जितना जरूरत है। इस तरह का फ्रेमिंग आप बिल्कुल कीजिएगा, और इस तरह का बीच बीच में जो फ्रेमिंग कर दीजिएगा हल्का हल्का, जैसे हम जो किए हैं, इससे आपको कहानी नहीं लगेगा, आपका आंसर राइटिंग में बहुत सुंदर लगेगा। देखिए हम बीच बीच में हर एक जो है आपका पेज में इस तरह करने का प्रयास किए हैं। अब देखिए ये सब कर दिए, अब इतना ना काफ़ी हो गया। अब इस तरह से यहाँ पे हम क्या किए, एक कोटेशन लिख दिए हैं, जब तक खेत और बाजार के बीच की खाई नहीं पटेगी, जब तक खेत और बाजार के बीच की खाई नहीं पटेगी, तब तक देश की समृद्धि की राह अधूरी रहेगी। ये हो गया आपका कोटेशन। वर्तमान में कृषि अवसंरचना कोष AIF के तहत 1 लाख करोड़ के लक्ष्य और 1.4 अरब से अधिक की आबादी वाले भारत में ई-नेम से जुड़ी 1300 से अधिक मंडियों के डिजिटल नेटवर्क के साथ देश एक बड़े बदलाव की ओर अग्रसर है। पूरा देखिए डाटा डाल दिया गया है जो जरूरत है। वर्तमान में कृषि अवसंरचना कोष AIF के तहत 1 लाख करोड़ के लक्ष्य और 1.4 अरब, हमारी आबादी कितना है, 1.4 अरब से अधिक हो गया है, तो 1.4 अरब से अधिक की आबादी वाले भारत में ई-नेम से जुड़ी 1300 से अधिक मंडियों के डिजिटल नेटवर्क के साथ देश एक बड़े बदलाव की ओर अग्रसर है। यहाँ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट और आपका सब कुछ लिखना है। निष्कर्षतः ढांचागत दोषों को दूर कर और तकनीकी एकीकरण डिजिटल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देकर ही हम भारत किसान को मूल्य लेने वाला प्राइस टेकर नहीं, बल्कि वैश्विक बाजार में मूल्य तय करने वाला प्राइस मेकर बना सकते हैं। प्राइस टेकर, प्राइस मेकर, ये सब यूपीएससी पैटर्न पे आंसर होता है। क्या है, वर्तमान में कृषि अवसंरचना कोष AIF के तहत ₹1 लाख करोड़ के लक्ष्य और 1.4 अरब से अधिक आबादी वाले भारत में ई-नेम से जुड़ी 1300 से अधिक मंडियों के डिजिटल नेटवर्क के साथ देश एक बड़े बदलाव की ओर अग्रसर है। निष्कर्षतः ढांचागत दोषों को दूर कर और तकनीकी एकीकरण डिजिटल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देकर ही हम भारत किसानों को मूल्य लेने वाला प्राइस टेकर नहीं, बल्कि वैश्विक बाजार में मूल्य तय करने वाला प्राइस मेकर बना सकते हैं। अब देखिए पूरा जो है आपका आंसर राइटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब देखिए हम आपको पहले बता दे रहे हैं कि हम जो अगला आंसर राइटिंग करवाएंगे, ये झारखंड सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति की विवेचना कीजिए, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम की समीक्षा कीजिए। ये हम करवाएंगे। देखिए अभी हम लिखे भी नहीं है, एक एक क्वेश्चन लिखने में स्टार्ट करना पड़ता है, कभी लिखे नहीं है इसको हम। अभी आपका क्वेश्चन यहाँ पे हम कंप्लीट किए। अब यहाँ हम इसको थोड़ा सा कल जो है इसको बढ़िया तरीका से पढ़ेंगे। हम इसको ऐसे लिखे हैं, रैंडमली लिख नहीं है थोड़ा बहुत, लेकिन कंप्लीट नहीं किए, इसको कंप्लीट करेंगे और फिर आपके बीच लाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ और एक नए आंसर राइटिंग के साथ। तब तक जोहार झारखंड, जय झारखंड।